वेलकम टू टारगेट विथ इंडियन। नमस्कार। टुडे करंट अफेयर्स के आज के महत्वपूर्ण अंक में देखते हैं कि आज क्या करंट अफेयर्स है महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। तो इसमें पहला है, आप बनी राष्ट्रीय पार्टी तृणमूल भाकपा व राकपा का दर्जा छीना। लोकसभा विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन के आधार पर आयोग का फैसला। इसको और विस्तार से देखते हैं। तो इसमें दिया निर्वाचन आयोग ने आम आदमी पार्टी यानी आप को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया है, वहीं तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी भाकपा और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी राकपा को झटका देते हुए राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है। यानी दो पार्टी यहाँ पर छीन ली गई हैं। यहाँ पर जो भाकपा और राकपा का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है और आप जो आम आदमी पार्टी है उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया गया है। आयोग ने 2019 के लोकसभा चुनाव और राज्यों में हालिया विधानसभा चुनाव में दलों के प्रदर्शन के आधार पर यह फैसला किया है। राज्य स्तरीय पार्टियों की मान्यता में भी बड़ा फेरबदल हुआ। यूपी में राष्ट्रीय लोकदल यानी रालोद, आंध्र प्रदेश में भारत राष्ट्र समिति, मणिपुर में पीडीए, पुडुचेरी में पीएमके, पश्चिम बंगाल में रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी और मिजोरम में मिजोरम पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का राज्य पार्टी का दर्जा खत्म हो गया है। आयोग ने सोमवार को जारी आदेश में यानी 10 अप्रैल 2023 को जारी आदेश में चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास को नागालैंड में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दिया है। तृणमूल कांग्रेस को मेघालय और राकपा को नागालैंड में राज्य पार्टी का दर्जा मिला है। तृणमूल के पास पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में भी राज्य पार्टी का दर्जा है। त्रिपुरा में पहली बार चुनाव में उतरकर शानदार प्रदर्शन करने वाली त्रिपुरा मोथा पार्टी अब राज्य पार्टी है। मेघालय का पिछला चुनाव गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दल के रूप में लड़ने वाली वॉइस ऑफ द पीपुल्स पार्टी को भी राज्य पार्टी का दर्जा मिला है। आयोग ने चुनाव चिन्ह आरक्षण एवं आवंटन आदेश 1968 के प्रावधानों के तहत यह आदेश जारी किया है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आयोग ने यह आदेश जारी किया है यह है आपका आयोग ने चुनाव चिन्ह आरक्षण एवं आवंटन आदेश 1968 के प्रावधानों के तहत यह आदेश जारी किया है। इंपॉर्टेंट है। अब यानी देश में अब सिर्फ 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जिसमें फर्स्ट भाजपा, सेकंड कांग्रेस, थर्ड मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, फोर्थ बहुजन समाज पार्टी, फिफ्थ नेशनल पीपुल्स पार्टी और सिक्स्थ है आप दिल्ली, पंजाब, गोवा और गुजरात में बना जनाधार। आपको दिल्ली, गोवा, पंजाब और गुजरात में उसके चुनावी प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप दिल्ली और पंजाब की सत्ता में है। और इसमें देखते हैं, रालोद अब गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दल। यूपी में जयंत सिंह के नेतृत्व वाले रालोद को अब गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दल घोषित कर दिया गया है। पिछले लोकसभा व विधानसभा चुनाव के दौरान जरूरी सीटें और वोट प्रतिशत हासिल न कर पाने के कारण उनका राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा खत्म हो गया है। यूपी में 9 विधायकों वाले रालोद को निकाय चुनाव से पहले झटका लगा है। यानी यूपी स्पेशल के अंतर्गत यह इंपॉर्टेंट है कि रालोद जो है अब राज्य स्तरीय पार्टी का भी दर्जा रालोद को नहीं है। इसके बाद राकपा के बारे में देखें तो राकपा एक साल में ही बन गई थी राष्ट्रीय पार्टी। इसमें शरद पवार ने 1999 में राकपा का गठन किया था। कई चुनाव में जीत से वर्ष 2000 में ही उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया था। अब कुछ महत्वपूर्ण जानकारी राजनीतिक दल या पॉलिटिकल पार्टी के बारे में देखते हैं। तो आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में 4 प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। इसमें जो पहला है वह है प्रतिक्रियावादी राजनीतिक दल। ये यानी प्रतिक्रियावादी राजनीतिक दल जो होते हैं, जो पुरानी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक संस्थाओं से चिपके रहना चाहते हैं, वे प्रतिक्रियावादी राजनीतिक दल कहलाते हैं। पहले प्रकार के हैं। दूसरे प्रकार के होते हैं रूढ़िवादी दल, जो यथास्थिति में विश्वास रखते हैं। और तीसरे प्रकार के दल होते हैं उदारवादी, जिनका लक्ष्य विद्यमान संस्थाओं में सुधार करना होता है। और चौथे प्रकार के जो राजनीतिक दल होते हैं वो सुधारवादी होते हैं, जिनका उद्देश्य विद्यमान व्यवस्था को हटाकर नई व्यवस्था स्थापित करना होता है। इसके बाद जो है राजनीतिक दलों का उनकी विचारधारा के आधार पर वर्गीकरण करते हुए राजनीतिक वैज्ञानिकों ने सुधारवादी दलों को बाईं ओर, यानी जो सुधारवादी दल हैं उनको बाईं तरफ, और सुधारवादी दलों को बाईं तरफ रखा जाता है, इनको वाम दल कहते हैं। यानी सुधारवादी दल जो होते हैं इनको बाईं तरफ रखा गया है तो ये वाम दल कहलाते हैं। और उदारवादी दलों को मध्य में, तो इनको केंद्रीय दल कहा जाता है। यानी उदारवादी दल होते हैं इनको मध्य में रखा जाता है तो ये जो होते हैं केंद्रीय दल कहलाते हैं। तथा प्रतिक्रियावादी दलों को तथा रूढ़िवादी दलों को दाईं ओर रखा जाता है। यानी 2 जो दल हैं, प्रतिक्रियावादी दल तथा रूढ़िवादी दल, इनको दाईं ओर रखा जाता है, इसलिए इनको दक्षिणपंथी दल कहा जाता है। तो भारत में सीपीआई जो है, यानी भारत में जो सीपीआई है तथा सीपीएम है, ये वाम दलों के उदाहरण है। जबकि कांग्रेस पंथी केंद्रीय दल है, यानी जो कांग्रेस है वो केंद्रीय दल है। और भाजपा जो है दक्षिणपंथी दल के उदाहरण है भारत में। कहने का अर्थ है कि सुधारवादी दलों को बाईं ओर रखा जाता है, जिसके कारण ये वाम दल कहलाते हैं। और भारत में वाम दल के उदाहरण सीपीआई और सीपीएम है, अर्थात ये सुधारवादी दल हैं। और उदारवादी दलों को मध्य में रखा जाता है और इनको केंद्रीय दल कहा जाता है, अर्थात एक जो है कांग्रेस उदारवादी दल का एग्जाम्पल है। और प्रतिक्रियावादी दलों तथा रूढ़िवादी दलों को दाईं ओर रखा जाता है, अर्थात इनको दक्षिणपंथी दल कहा जाता है। और भाजपा दक्षिणपंथी दल का उदाहरण है। विश्व में 3 तरह की दलीय व्यवस्था है। पहले प्रकार का देखते हैं। पहले प्रकार की एक दलीय व्यवस्था में केवल सत्तारूढ़ दल होता है और विरोधी दल में व्यवस्था नहीं होती, जैसे पूर्व वामपंथी राष्ट्रों जैसे रूस तथा अन्य पूर्वी यूरोपीय राष्ट्रों में। और दूसरा जो होता है 2 दलीय व्यवस्था, जिसमें 2 बड़े दल विद्यमान होते हैं, जैसे अमेरिका तथा ब्रिटेन में। और तीसरी जो व्यवस्था होती है बहुदलीय की होती है, जिसमें कई दल एक साझा सरकार बनाते हैं, जैसे फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली तथा भारत में भी बहुदलीय व्यवस्था है। अब जो है राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता के लिए दशाएं देखते हैं या शर्तें क्या हैं, यानी कोई पार्टी राष्ट्रीय दल के रूप में कैसे पंजीकृत होती है, उसको मान्यता कैसे दी जाती है, तो इसको देखते हैं। तो जो है वर्तमान में या 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें एक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में तब मान्यता दी जाती है जब वो निश्चित अर्हताएं पूर्ण करते हैं, उनके पास जब यह योग्यता हो तो वह राष्ट्रीय दल उनको घोषित किया जाता है। पहली उसमें है, यानी पहली योग्यता देखते हैं। तो पहली योग्यता है यदि वो लोकसभा अथवा विधानसभा के आम चुनाव में 4 अथवा अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% मत प्राप्त करता है तथा उसके साथ ही वह किसी राज्य या राज्यों में लोकसभा में 4 सीट प्राप्त करता है।
पहली शर्त थी। दूसरी शर्त देखते हैं, कोई दल राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करता है यदि वह लोकसभा में 2% स्थान जीतता है, लोकसभा में 2% स्थान जीतता है तथा ये सदस्य 3 विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं। और तीसरी जो शर्त है वह कोई दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। कहने का सही हुआ कि यदि यह 3 शर्तें पूरी करता है कोई पार्टी, राजनीतिक पार्टी, तो उसको जो है राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दे दी जाएगी। इसको पुनः एक बार देखते हैं, नीचे से देखते हैं तो हमने तीसरा देखा, यदि कोई दल कम से कम 4 राज्यों में यदि वह राज्य स्तरीय दल है तो उसको राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाएगी। दूसरा हमने देखा, कोई दल राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करता है यानी उसको राष्ट्रीय दल के रूप में तभी मान्यता दी जाएगी यदि वह लोकसभा में 2% स्थान जीतता है तथा ये सदस्य 3 विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं, यानी 2% जो स्थान जीतता है वो 3 विभिन्न राज्यों से हो तो वह राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता उस दल को दे दिया जाएगा। अथवा पहले जो हमने देखा, पहली शर्त है कि यदि वह लोकसभा अथवा विधानसभा के आम चुनाव में 4 अथवा अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% मत प्राप्त करता है तथा उसके साथ वो किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा की 4 सीटें प्राप्त करता है तो भी उसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दे दी जाती है। अब देखते हैं राज्य स्तरीय दलों को मान्यता के लिए क्या दशाएं हैं। तो राज्य स्तरीय दल के लिए 5 दशाएं हैं, हमने देखा राष्ट्रीय दल के लिए 3 दशाएं थे और राज्य स्तरीय दल की मान्यता के लिए 5 दशाएं हैं। पहली दशा देखते हैं इसमें, फर्स्ट है, यदि उस दल ने राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में उस राज्य में हुए कुल वैध मतों का 6% प्राप्त किया हो, 6% प्राप्त किया हो तथा इसके अतिरिक्त उसने संबंधित राज्य में 2 स्थान प्राप्त किया हो, यानी 2 स्थानों पर जीत प्राप्त किया हो और 6% वैध मत हो तो वह राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता उसको दे दी जाएगी। दूसरा इसमें है, यदि वह राज्य की लोकसभा के लिए आम चुनाव में उस राज्य में हुए कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करता है, इसके अतिरिक्त उसने संबंधित राज्य में लोकसभा की कम से कम 1 सीट जीती हो। तीसरा है, यदि उस दल ने राज्य की विधानसभा में कुल स्थानों का 3% या 3% हो या 3 सीटें हो जो भी ज्यादा हो प्राप्त किया हो तो भी उसे राज्य स्तरीय दल का दर्जा दे दिया जाएगा। चौथा, यदि प्रत्येक 25 सीटों में से उस दल ने लोकसभा की कम से कम 1 सीट जीती हो या लोकसभा के चुनाव में उस संबंधित राज्य में उससे विभाजन से कम इतनी सीटें प्राप्त हो तो भी उसे राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है। पांचवा और आखिरी है, यदि यह राज्य में लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में अथवा विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 8% प्राप्त कर लेता है, यह शर्त वर्ष 2011 में जोड़ी गई है, यानी 8% वोट यदि प्राप्त कर लेता है वैध मतों का तो भी, यानी विधानसभा चाहे लोकसभा जिसमें भी हो 8% वोट प्राप्त कर लेगा वैध मतों का तो भी उसे राज्य स्तरीय दल की मान्यता दे दी जाएगी। इसमें उल्लेखनीय पॉइंट यह है कि 17वीं लोकसभा के आम चुनाव जो 2019 में जिसका चुनाव हुआ, जो वर्तमान में चल रहा है 2019 से 2024 तक 17वीं लोकसभा का जो कार्यकाल चल रहा है, जिसका कार्यकाल 2024 में समाप्त होगा, तो 17वीं लोकसभा के आम चुनाव था 2019 की पूर्व संध्या पर देश में 7 राष्ट्रीय दल थे। लेकिन अब जो अभी यानी कल जो है 10 अप्रैल 2023 को जो जारी किया गया आंकड़ा, उसके हिसाब से अब देश में सिर्फ 6 राष्ट्रीय पार्टियां रह गई हैं, जबकि उस दौरान जो है 17वीं लोकसभा के समय 7 राष्ट्रीय दल थे, 52 राज्य स्तरीय दल थे, तो राज्य स्तरीय दलों में परिवर्तन हुआ है तथा 2354 गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दल थे। अगली महत्वपूर्ण खबर देखते हैं, सच का पता लगाने के लिए हिरासत में पूछताछ जरूरी। इसमें दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने सच्चाई का पता लगाने के लिए आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ या जांच करने के जांच एजेंसियों को मिले अधिकार को महत्वपूर्ण बताया है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा है किसी अभियुक्त को न्यायिक प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह वेरी इंपॉर्टेंट है सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको देखते हैं संवैधानिक तौर पर, तो इसमें जो है संविधान के भाग 3 में, जैसा कि हम जानते हैं कि संविधान के भाग 3 में जो है मूल अधिकार या मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है। इसमें जो अनुच्छेद 22 है वह निरोध एवं गिरफ्तारी में संरक्षण है। इसके अंतर्गत यानी हिरासत की 2 दशाएं हैं, यानी हिरासत के 2 प्रकार दिए गए हैं इसमें। पहला है दंड विषयक जो कठोर होता है, दूसरा है निवारक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सच का पता लगाने के लिए हिरासत में पूछताछ जरूरी है। अनुच्छेद 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो होता है 226 के तहत, यानी अनुच्छेद 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत जो रिट जारी करता है, यानी 5 रिटें जारी करता है, उसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी शरीर को प्रस्तुत किया जाए, यह है। तो यह उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश है जिसे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया है, उसे न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाए। तो रिट जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है, तो यह रिट जो होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण पेश किया जाता है। लेकिन बंदी प्रत्यक्षीकरण या रिट तब जारी नहीं किया जा सकता जब इसमें 4 दशाएं हो, तो यह बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट नहीं जारी किया जा सकता। हिरासत कानून सम्मत हो, जो कि यहाँ पर दिया गया है। दूसरा, कार्रवाई किसी विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना के तहत हुई हो। तीसरा, न्यायालय द्वारा हिरासत में लिया गया हो या हिरासत न्यायालय के न्याय क्षेत्र के बाहर हो तो भी इसको जारी नहीं किया जा सकता। अगली महत्वपूर्ण खबर देखें तो इसमें है बेटियों के हक में सुप्रीम कोर्ट के सरकार को अहम निर्देश कहा, सैनिटरी पैड उपलब्ध कराना बेहद महत्वपूर्ण, छात्राओं के लिए माहवारी स्वच्छता प्रबंधन की राष्ट्रीय नीति बनाए। वेरी इंपॉर्टेंट है, यह जानकारी भी तलब की, इसको विस्तार से देखते हैं। इसमें दिया है स्कूली छात्राओं के लिए माहवारी स्वच्छता प्रबंधन और सैनिटरी पैड उपलब्ध कराना बेहद महत्वपूर्ण विषय मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक समान राष्ट्रीय नीति लागू करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा केंद्र को यह देखने के लिए सभी प्रदेशों के साथ जुड़ना चाहिए कि राज्य समायोजन के साथ समान नीति को लागू कर सके। केंद्र को समस्त निर्देशों पर जुलाई 2023 के अंत तक अपडेट रिपोर्ट देने को कहा गया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने डॉक्टर जया ठाकुर की जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद कहा राष्ट्रीय नीति बनाने और लागू करने के लिए केंद्र सभी राज्यों और भागीदार पक्षों को शामिल करे। समन्वय के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव नोडल अधिकारी होंगे। वह राज्यों के शासित प्रदेशों की नीतियों पर डाटा जमा करेंगे ताकि स्थानीय जरूरतों के अनुसार काम हो सके। राज्यों के शासित प्रदेशों से भी उनकी नीतियों, केंद्र या खुद की फंडिंग से लागू योजनाओं की जानकारी 4 सप्ताह में तलब की गई है। जानकारियां राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत बने मिशन संचालन समूह को दी जाएंगी। 10 साल के अनुभवों के आधार पर समूह राष्ट्रीय गाइडलाइंस का भी पुनर्मूल्यांकन करेगा। यह जानकारी भी तलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश अपने यहाँ रिहायशी व गैर रिहायशी स्कूलों में महिला शौचालयों के अनुपात के बारे में भी बताएं। साथ ही स्कूलों में सस्ते सैनिटरी पैड्स के लिए वेडिंग मशीनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। याचिकाकर्ता ने यह कहा था, इसको देखते हैं,
सभी सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी पैड्स उपलब्ध कराने के निर्देश के लिए याचिका दायर की गई थी। कमजोर पृष्ठभूमि के किशोरियों को उनके माता पिता से सही जानकारी नहीं दे पाते, उन्हें स्कूल तक छोड़ना पड़ता है। शिक्षा व स्वास्थ्य दोनों उनके लिए मुसीबत हो जाता है। नोटिस पॉइंट है, शिक्षा व स्वास्थ्य दोनों उनके लिए मुसीबत हो जाता है। जन स्वास्थ्य राज्यों का विषय है। इसमें यह कहा जा रहा है, केंद्र की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने बताया कि मंत्रालयों ने विभिन्न गाइडलाइंस जारी की है, प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम कराए हैं। जन स्वास्थ्य राज्यों का विषय है, यानी जन स्वास्थ्य राज्यों का विषय है, इसलिए सेवाएं देना राज्यों के जिम्मे है। सांस्कृतिक सीमाओं के चलते पारंपरिक तरीके स्वच्छता व प्रजनन स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है, लिहाजा सरकार गांव में अच्छी गुणवत्ता के सैनिटरी पैड्स प्रदान करने को जोर दे रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि संविधान में कुल 12 अनुसूचियां दी गई हैं, उसमें 7वीं अनुसूची जो है उसमें संघ सूची, राज्य सूची तथा समोच्च सूची के विषय दिए गए हैं। संघ सूची में मूल रूप से 97 विषय थे, जबकि वर्तमान में 98 यानी 98 विषय हो गए हैं, और राज्य सूची में मूल रूप से 66 विषय थे और वर्तमान में घटकर 59 विषय हो गए हैं। और समवर्ती सूची, जिसको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, यह मूल रूप से 47 विषय इसमें थे और यह बढ़कर के 52 हो गई है। समवर्ती सूची यानी ऐसी सूची जिस पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाते हैं। टकराव की स्थिति में यानी केंद्र की सूची मान्य होती है, यानी समवर्ती सूची ऐसी सूची है जिसमें केंद्र यानी संघ या केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बनाते हैं अपने अपने ढंग से, परंतु टकराव की स्थिति में केंद्र का जो कानून होता है वो मान्य होता है। तो यह जो विषय है, जैसे यहाँ पर मुद्दा उठाया गया है, जन स्वास्थ्य जो है राज्यों का विषय है। राज्यों के विषय में कुछ और महत्वपूर्ण देखें तो पुलिस भी राज्य सूची के अंतर्गत है, मादक लीकर भी राज्य सूची के अंतर्गत है। इसके अलावा यानी राज्य सूची के जो प्रथम 10 विषय उसको देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। तो पहला इसमें जो आपका है लोक व्यवस्था है, दूसरा पुलिस है, तीसरा उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक हैं, चौथा कारागार, सुधारालय, बोस्टन संस्थाएं, उसी प्रकार की संस्थाएं हैं, पांचवां स्थानीय शासन है, और छठवां जो लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता है, यही यहाँ प्रासंगिक है। छठवां जो टॉपिक है लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता है। स्थानीय शासन का मतलब जो है पंचायती राज, और जो है नगर निगम में जो यानी नगर पालिका जो आपका 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन है, स्थानीय शासन से संबंधित है। और सातवां जो है भारत से बाहर के स्थानों की तीर्थ यात्राओं से भिन्न तीर्थ यात्राएं। आठवां मादक लीकर यानी जो शराब, इससे संबंधित चीजें। 9वां निश्चय और नियोजन के लिए आयोग की सहायता। 10वां शव गणना और कब्रिस्तान, सौदा और श्मशान। ये जो टॉप प्रथम मतलब 10 जो विषय राज्य सूची से थे वह यानी प्रथम 10 को हमने देखा राज्य सूची से विषय संबंधित है। और कुल मिलाकर हमने देखा कि इसमें जो थे वर्तमान में राज्य सूची में 59 विषय हैं, जबकि मूल रूप से 66 थे। कहने का मतलब 7 विषयों का इसमें जो है लोप कर दिया गया है, हटा दिया गया है, या इसको अन्य सूचियों में स्थानांतरित कर दिया गया है। अगली महत्वपूर्ण खबर देखें तो आपत्ति पर विचार करे चुनाव आयोग। निकाय चुनाव में आरक्षण को चुनौती वाली याचिका पर हाईकोर्ट का आदेश। 50% से ज्यादा आबादी के बावजूद नहीं मिला था पिछड़ों को प्रतिनिधित्व। हाईकोर्ट के निर्देश पर सरकार ने सार्वजनिक की आयोग की रिपोर्ट। तो इसमें कुछ जानकारी देखते हैं। तो इसमें दिया है निकाय चुनाव के लिए नगर विकास विभाग द्वारा कराए गए रैपिड सर्वे में कई निकायों में अधिक आबादी के बावजूद पिछड़ी जाति को इससे पहले प्रस्तावित आरक्षण 27% आरक्षण नहीं दिया गया। और इसमें देखते हैं यह खुलासा उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में किया गया। हाईकोर्ट के निर्देश पर नगर विकास निगम ने वेबसाइट यानी अर्बन डेवलपमेंट.यूपी.NIC पर सोमवार को आयोग की रिपोर्ट को साझा कर दी। रिपोर्ट में कहा गया कि पूर्व में नगर निगम में 25.58% आरक्षण ही ओबीसी को मिला था। आयोग ने जिलों में दौरान मिली शिकायतों का हवाला देते हुए लिखा है कि आरक्षण की चक्रीय व्यवस्था में तमाम खामियां सामने आई है। शासन द्वारा 5 दिसंबर को जारी प्रस्तावित आरक्षण के लिए कराए गए रैपिड सर्वे और चक्रानुसार व्यवस्था पर भी आयोग ने सवाल उठाए हैं। कहा कि हर जिले में आरक्षण के रोटेशन पर सवाल उठे हैं। प्रयागराज, हरदोई, महाराजगंज, बिजनौर, महाराजगंज समेत तमाम निकायों में महापौर और अध्यक्ष की सीटों के आरक्षण में आबादी को नजरअंदाज किया गया है। ये जो हाईकोर्ट के निर्देश सरकार ने सार्वजनिक आयोग की रिपोर्ट में बताया जा रहा है। इसके बाद इसमें थोड़ा देखते हैं तो हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राज्य निर्वाचन आयोग से उस आपत्ति विचार करने के लिए कहा है जिसमें निकाय चुनाव में आरक्षण संबंधी अध्यादेश के साथ ही पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को चुनौती दी गई है। यानी इसमें जो है चुनाव में आरक्षण संबंधी अध्यादेश के साथ ही पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को चुनौती दी गई है। मामले में अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होगी। न्यायमूर्ति रंजन राय और न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ ने आदेश सुहेल खां की तरफ से मुरादाबाद जिले की ठाकुर द्वारा नगर पंचायत सीट पर आरक्षित किए जाने को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। अगली महत्वपूर्ण खबर देखें तो इसमें कोई हमारी सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं ले सकता। अमित शाह यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कहना है। और इन्होंने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का आगाज कहा, सेना व सीमा से समझौता नहीं। इसमें देखते हैं यानी गुवाहाटी ईटानगर। चीन को उसी की भाषा में जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारी सुई की नोक जितनी जमीन भी कोई नहीं ले सकता। सरकार की नीति की हमारी सेना और सीमा के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। भारत की तरफ आंख उठाकर देखने वालों कब जाने और हथियाने का जमाना चला गया। भारत की तरफ आंख उठाकर देखने और कब जाने और हथियाने का जमाना चला गया। हमारी सीमाएं हमारे वीर जवानों के पराक्रम से पूरी तरह सुरक्षित हैं। गृह मंत्री अरुणाचल प्रदेश में इन्होंने जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किबूथी गांव जो अरुणाचल प्रदेश में किबूथी गांव में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम आरंभ किया। उनके साथ अरुणाचल के सीएम पेमा खांडू भी मौजूद रहे। पेमा खांडू जो है अरुणाचल के सीएम मुख्यमंत्री हैं और किबूथी गांव जो अरुणाचल प्रदेश में है वहां वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का आरंभ किया गृह मंत्री अमित शाह ने। खबर देखें तो इसमें अग्निपथ योजना मनमानी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह अति महत्वपूर्ण सार्वजनिक हित पर निर्भर है। इसको देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सशस्त्र बलों में अल्पकालिक भर्ती के लिए केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना। नोटिस पॉइंट है कि जो अग्निपथ योजना अल्पकालिक भर्ती है वो मनमाना नहीं कहा जा सकता। शीर्ष अदालत ने सोमवार यानी 10 अप्रैल 2023 को दिल्ली हाईकोर्ट के 27 फरवरी के फैसले के खिलाफ 2 याचिकाओं खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने अग्निपथ योजना की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा अग्निपथ योजना शुरू होने से पहले रक्षा बलों के लिए रैलियों, शारीरिक और चिकित्सा परीक्षण जैसी भर्ती प्रक्रियाओं से चुने गए उम्मीदवारों नियुक्ति प्रदान नहीं जता सके। यह योजना मनमानी नहीं है और कोई वचनबद्धता यहां लागू नहीं की जा सकती क्योंकि यह हमेशा अति महत्वपूर्ण सार्वजनिक हित पर निर्भर है। याचिकाकर्ता वकील ML शर्मा ने तर्क दिया कि योजना को पसंद की मंजूरी के बगैर पारित नहीं किया जाना चाहिए। महत्वपूर्ण जानकारी इसमें देखें तो इसमें है संगम नगरी की गलियों से होकर गुजरात लाल किले की प्राचीर तक का सियासी सफर। इसमें है
पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, राजर्षि टंडन से लेकर सत्यप्रकाश मालवीय तक ने प्रयागराज के नगर निकाय में ही सीखा था राजनीति का ककारा। ब्रिटिश हुकूमत में पहली बार 1863 में गठित हुई थी म्युनिसिपल कमेटी। आगे इसमें देखें तो ब्रिटिश हुकूमत में पहली बार 1863 में गठित हुई थी म्युनिसिपल कमेटी। इसमें ब्रिटिश हुकूमत में पहली बार 1863 में म्युनिसिपल कमेटी गठित की गई थी। उस समय कमेटी 50 सदस्य को नामित किया गया था, जिसमें 6 पदेन सदस्य और बाकी 19 को हर साल चुना जाता था। इसके बाद 1867 में इलाहाबाद समेत 13 म्युनिसिपल कमेटियों का गठन हुआ, जिसमें 2 वर्षों के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नामित किए जाते थे। तब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अधिकतर अंग्रेजी हुकूमत के अधिकारी ही बनाए जाते थे। 1883 में नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस एंड अवध म्युनिसिपैलिटी को सीमित अधिकार दिए गए। 1916 में इलाहाबाद म्युनिसिपल बोर्ड का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष शिव चरण लाल बने। 1921 में पुरुषोत्तम दास चेयरमैन चुने गए। अगली महत्वपूर्ण खबर इसमें कौन से अपराध गंभीर श्रेणी में आते हैं, केंद्र करे परिभाषित सुप्रीम कोर्ट। इसमें अपराधियों को चुनाव लड़ने से रोकने वाली याचिका पर सुनवाई। राजनीति से अपराधीकरण खत्म करने के लिए कानूनी संशोधन जरूरी, चुनाव आयोग। इसके बाद गुजरात में फर्जी मुठभेड़ों की जांच रिपोर्ट याचिकागण को न दें शीर्ष अदालत। ये मामला 3rd था। मामला पहला में देखा। मामला 2 जो इसमें है अल्पसंख्यकों की पहचान के लिए 3 राज्यों को आखिरी मौका। इसमें देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट ये है। पहला इसमें गंभीर अपराध के अपराधियों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने कहा केंद्र सरकार को यह पहचान करने की जरूरत है कि कौन से अपराध गंभीर श्रेणी में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब देने के लिए केंद्र सरकार को 4 सप्ताह का समय दिया। जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.बी. नागरत्ना की पीठ ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन से कहा इससे पहले केंद्र को गंभीर अपराधों की पहचान करने की जरूरत है। ये परिभाषित होने चाहिए कि इसके बाद हम जुलाई में इस पर सुनवाई करेंगे। वकील अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर शीर्ष अदालत ने पिछले साल 28 दिसंबर को इस मामले में विधि व न्याय मंत्रालय, गृह मंत्रालय, चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया था। इसमें कहा गया है, यानी इस जनहित याचिका में कहा गया है कि लॉ कमीशन और इस कोर्ट की पूर्ववर्ती आदेशों के बावजूद केंद्र और चुनाव आयोग ने इस मामले में कुछ नहीं किया। याचिका के अनुसार 2019 में चुनाव जीते 539 सांसदों में 233 यानी 43% पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। अगर देखते हैं तो राजनीति से अपराधीकरण खत्म करने के लिए कानूनी संशोधन जरूरी, चुनाव आयोग। इसमें चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है उसने राजनीति से अपराधीकरण खत्म करने के लिए सक्रियता से कदम उठाए और सिफारिशें भी की। हालांकि राजनीति से अपराधीकरण को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए किसी भी अन्य कदम के लिए कानूनी संशोधनों की आवश्यकता होगी जो उसके दायरे से बाहर है। सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने हलफनामे में आयोग ने कहा कि उसने अपने प्रस्तावित चुनावी सुधार 2016 में अपनी 2004 की सिफारिश को दोहराया था कि अगर किसी व्यक्ति पर संज्ञेय अपराधों जिसमें कम से कम 5 साल के कारावास का प्रावधान का आरोप लगाया गया हो और जहां आरोप तय किए गए हैं वहां चुनाव से कम 6 महीने पहले मामले दायर किए गए हैं, उन्हें चुनाव लड़ने से वंचित किया जाना चाहिए। अगला है अल्पसंख्यकों की पहचान के लिए 3 राज्यों को आखिरी मौका। यानी सुप्रीम कोर्ट ने राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान करने के लिए राजस्थान, तेलंगाना और जम्मू कश्मीर 3 राज्य हैं। नोटिस पॉइंट है, राजस्थान, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर को आखिरी मौका दिया। शीर्ष अदालत ने सोमवार यानी 10 अप्रैल 2023 को तीनों से 6 सप्ताह के भीतर जवाब देने का जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अमानुल्लाह की पीठ को केंद्र की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने बताया कि राजस्थान और तेलंगाना से अभी भी जवाब का इंतजार है। जम्मू कश्मीर से भी आंशिक जवाब का इंतजार है। नटराज ने पीठ से अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने का अंतिम मौका मांगा। इस पर पीठ ने जवाब देने के लिए 6 सप्ताह का समय दिया। पीठ ने आदेश की प्रति दोनों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को भेजने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि तीनों को बताएं कि समय सीमा तक जवाब दाखिल नहीं होने पर उनकी प्रक्रियाओं को स्वीकार करने का अवसर बंद कर दिया जाएगा। सुनवाई जुलाई में होगी। यानी जो इसमें 2 जज हैं, जस्टिस संजय किशन कौल जी और जस्टिस अमानुल्लाह जी की पीठ की तरफ से यह कहा गया। जैसा कि हम जानते हैं कि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है मौलिक अधिकार या मूल अधिकार दिए गए हैं। उसमें जो है स्वतंत्रता का अधिकार जो है उसमें जो है कुल मिलाकर 6 अधिकार दिए गए हैं। 6 तरह के अधिकार दिए गए हैं। पहला समता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार है जो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार है जो अनुच्छेद 23-24 है। चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है जो 25 से 28 तक है। 5वां संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है जिसमें 2 अनुच्छेद 29 और 30 है। और 6वां जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो अनुच्छेद 32 से संबंधित है। इसमें जो 5वां जो है धर्म की जो 5वां है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो अनुच्छेद 29 और 30 से संबंधित है, यही अल्पसंख्यक संबंध यहाँ रखता है। यानी 30वां जो 29वां अनुच्छेद 29 से वो कहता है अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा। अनुच्छेद 30 देता है, अनुच्छेद 29 देता है और अनुच्छेद 30 के अंतर्गत है शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। अनुच्छेद 30 से यह संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार है। यह फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार के अंतर्गत है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत सरकार की सूचना के अनुसार यानी भारत में जो 6 अल्पसंख्यक समुदाय हैं, यानी भारत में 6 अल्पसंख्यक समुदाय हैं या माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं। उसमें पहला है मुस्लिम, दूसरे हैं सिख, तीसरे हैं क्रिश्चियन, चौथे हैं बौद्ध, 5वें हैं पारसी और 6वें हैं जैन। यानी कुल मिलाकर मुस्लिम यानी 6 जो हैं क्रमशः हमने देखा मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, पारसी और जैन को सूचित किया गया। अर्थात भारत में 6 जो समुदाय अल्पसंख्यक समुदाय के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट इसमें गुजरात में फर्जी मुठभेड़ों की जांच रिपोर्ट याचिका को न देश अदालत इसमें कहा गया है। मामला 3 गुजरात सरकार ने राज्य में हुई फर्जी मुठभेड़ों से जुड़ी सामग्री और जांच रिपोर्ट याचिका से साझा करने पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई है। जावेद अख्तर और अन्य की 2 याचिकाओं पर सोमवार की सुनवाई के दौरान गुजरात सरकार ने कहा कि वे महाराष्ट्र में रहते हैं लेकिन वहां हुई मुठभेड़ों के बजाय गुजरात पर सिलेक्टिव याचिका करते हैं। उनके उद्देश्य और मामले के संबंध पर सरकार को गंभीर संदेह है। मामले की अगली सुनवाई अब 12 जुलाई को होगी। महत्वपूर्ण खबर देखें, ये कर्नाटक विधानसभा चुनाव संबंधित है। इसमें उडुपी जो कर्नाटक में उडुपी और चिकमंगलूर दोनों ही कुछ खास है। इसमें है चिकमंगलूर को देश का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। जैसे कॉफी उत्पादक में देखें तो कर्नाटक भारत में सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादक राज्य है, तो वैसे उसका जो कर्नाटक में जो है चिकमंगलूर देश का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। लोगों ने दावा किया कि ब्राजील के बाद यहीं सबसे ज्यादा कॉफी पैदा होती है। चिकमंगलूर के लोग आज भी इंदिरा गांधी को याद करते हैं। उन्होंने यहाँ से 1978 में चुनाव लड़ा था। इंदिरा गांधी नारा दिया था, एक वोट अपनी छोटी बेटी को दो। उन्होंने बैलगाड़ियों के साथ ही पैदल प्रचार किया था। फिर उनके पीछे पागल प्रतीक था कि कांग्रेस का अगर उसके बाद जनता पार्टी निठाया था। उडुपी है, यह जो कर्नाटक में है उडुपी अरब सागर किनारे बसा होने के कारण अपने समुद्री तटों खूबसूरती के प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण का एक प्राचीन मंदिर भी है। अगली महत्वपूर्ण खबर देखें तो इसमें अमेरिकी छात्राओं ने पाइथागोरस प्रमेय के लिए खोजा नया फार्मूला। इसमें देखते हैं
विस्तार से इसमें क्या दिया है। तो संपूर्ण त्रिभुज के कर्ण पर बना हुआ वर्ग शेष भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। यह पाइथागोरस प्रमेय या थ्योरम का सूत्र है, यानी a² + b² = c², जिसमें c उसका कर्ण है, यानी संपूर्ण त्रिभुज में ये c है, a और b है, ये थीटा हो, इसके सामने का जो ये होता है आपका लंब होता है, थीटा के सामने वाला लंब होता है, इसमें बेस हो जाएगा और ये कर्ण है। तो a² + b² = c², आप सभी ने पढ़ा होगा। अब 10वीं कक्षा के दो अमेरिकी छात्रों ने पाइथागोरस को सिद्ध करने के नया फार्मूला खोज निकाला। इस नए तरीके को खोजने के लिए गणित के कई वर्षों से काम कर रहे हैं न्यू आर लियंस ने सेंट मैरी एकेडमिक छात्रा साल्सा जॉनसन और नेकिया जैक्सन ने त्रिकोणमिति के जरिए से सिद्ध किया है, ट्रिग्नोमेट्री के जरिए से सिद्ध किया है, जबकि ज्योमेट्री के जरिए सिद्ध किया गया था। और इसमें देखें युवा जो चाहे कर सकते हैं। साल्सा जॉनसन ने एक साक्षात्कार में कहा युवा कुछ भी कर सकते हैं। वहीं नेकिया ने कहा कि उनकी सफलता के पीछे उनके शिक्षकों का हाथ है। उन्होंने कहा कि आगे चलकर हम इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग और बायोकेमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं। अगली महत्वपूर्ण खबर है, तिब्बत दुनिया का सबसे कम आजाद देश। हर हरकत पर चीन का पहरा। फ्रीडम हाउस इंडेक्स की रिपोर्ट में 3 वर्ष लगातार सबसे निचले पायदान पर है। इसमें देखते हैं अमेरिकी संस्था फ्रीडम हाउस की वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक तिब्बत दुनिया का सबसे कम आजाद मुल्क है। यहाँ के नागरिकों पर चीनी सुरक्षा बलों का सख्त पहरा है। बीते माह 9 मार्च को जारी हुई इस रिपोर्ट में बताया गया कि तिब्बत इस सूची में लगातार तीसरे वर्ष दक्षिण सूडान और सीरिया के साथ सबसे निचले पायदान पर है। रिपोर्ट के मुताबिक तिब्बत में रहने वाले लोगों को बुनियादी मानवाधिकार भी नहीं है मिले हुए हैं। इससे पहले 6 मार्च को संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार समिति ने तीसरी आवादी समीक्षा रिपोर्ट में तिब्बत में मानवाधिकारों गंभीर उल्लंघन का मुद्दा उठाया था। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीसी तिब्बत के पूर्ण चीनीकरण के लिए यहाँ बलपूर्वक बौद्ध धर्म और संस्कृति को नष्ट कर रही है। बच्चों को बौद्ध शिक्षाओं से पूरी तरह वंचित कर दिया गया। इसके अलावा स्कूली शिक्षा के जरिए बच्चों में बौद्ध धर्म और संस्कृति के खिलाफ नफरत पैदा की जा रही है। धार्मिक नेताओं को पुनः शिक्षित करने के नाम प्रताड़ित किया जा रहा है। रिपोर्ट में तिब्बत में होने वाले अत्याचारों की तुलना सिंजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों पर किए गए अत्याचारों से की गई है। ट्विटर ने बीबीसी को सरकारी पैसों से चलने वाला मीडिया बताया। बीबीसी ने मांगा स्पष्टीकरण। गोल्ड टीक को लेकर भी बातचीत जारी। बीबीसी पर मस्क का तंज। ट्विटर पर एलन मस्क ने किया पीएम मोदी को फॉलो। यानी जो एलन मस्क हैं दुनिया के दूसरे सबसे रईस व्यक्ति और ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने भी प्रधानमंत्री मोदी को फॉलो करना शुरू कर दिया है। इसमें देखते हैं मस्क सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर केवल 192 लोगों को फॉलो करते हैं। राजनेताओं में जिनको फॉलो करते हैं पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों शामिल हैं। अगली महत्वपूर्ण खबर है, विश्व बैंक IMF की बैठक में हिस्सा लेने अमेरिका पहुंची सीतारमण। इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की सालाना बैठकों और विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर G20 देशों की बैठक की अध्यक्षता करने वाशिंगटन पहुंच गए। वित्त मंत्रालय ने एक बयान बताया कि उच्च अधिकार प्राप्त प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई कर रहे सीतारमण पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट में व्याख्यान से अपने दौर का आरंभ करेंगे। उनके व्याख्यान का विषय है भारतीय अर्थव्यवस्था की लोच और विकास है। यहाँ वो अमेरिकी थिंक टैंक समुदाय से चर्चा करेंगे। निर्मला यहाँ G20 के वित्त मंत्री दूसरी बैठक की अध्यक्षता करने के अलावा G20 के केंद्रीय बैंकों गवर्नर की बैठक और उससे संबंधित अन्य योजनाओं में भाग लेंगे। खबर है, ब्रिटेन 4 टन की बग्घी गहने के साथ होगी किंग की ताजपोशी। इसमें है ब्रिटेन में 6 मई को किंग चार्ल्स नोटिक पॉइंट है। किंग चार्ल्स व क्वीन कैमिली की होने वाली ताजपोशी में चमचमाती एशिया घोड़ों द्वारा खींची जाने वाली सोने का पानी चढ़ी 4 टन की बग्घी ऐतिहासिक जेवर और सोशल मीडिया के लिए नए इमोजी आकर्षण केंद्र होंगे। इंपॉर्टेंट है, भारतवंशी गणितज्ञ को सांख्यिकी में विश्व सम्मान। इसमें है प्रख्यात भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ और सांख्यविद कल्याणपुरी राधाकृष्ण CR राव को सांख्यिकी के क्षेत्र में 75 वर्ष पूरे किए गए उनके ऐतिहासिक कार्य के लिए 2023 का इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिक्स पुरस्कार दिया गया। 102 वर्षीय राव के काम ने सांख्यिकी क्षेत्र में क्रांति ला दी है। यह सांख्यिकी का नोबेल अवार्ड है। यानी दिया जा रहा है CR राव को। इसमें 2024 में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं जो बाइडन, यानी जो वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन हैं, अर्थात 46वें राष्ट्रपति हैं जो बाइडन। इन्होंने 2024 में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का योजना बना रहे हैं। इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि एक साक्षात्कार में बाइडन ने अपने ये विचार रखे हैं। बाइडन और यानी जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडन हैं और अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, दोनों कह चुके हैं कि वे साथ साथ चुनाव में उतरेंगे, यानी दोनों ही राष्ट्रपति चुनाव के लिए दावेदारी पेश करेंगे 2024 में। अगली महत्वपूर्ण खबर देखें तो इसमें भारत विश्व गुरु चुनौतियों से निपटने में कर सकता है सहयोग, यूक्रेनी मंत्री। जिसमें रूस से ऊर्जा संबंधों का भारत को निर्देश देने की स्थिति में नहीं। इसमें देखते हैं भारत एक वैश्विक नेता और विश्व गुरु है जो अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने और शांति स्थापना को बढ़ावा देने में सहयोग कर सकता है। भारत के 4 दिन नोटिक पॉइंट है। भारत के 4 दिन के दौरे पर आई यूक्रेन की उप विदेश मंत्री एमिन झपारोवा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है पीडी एग्जाम दृष्टि से। ये जो है यूक्रेन की उप विदेश मंत्री हैं एमिन झपारोवा ने सोमवार 10 अप्रैल 2023 को यह बात कही। पिछले साल सितंबर में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश की यह युद्ध का नहीं है का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि यूक्रेन चाहता है कि रूस के साथ उसके विवाद सुलझाने में भारत सक्रिय भूमिका निभाए। विदेश मंत्रालय में सचिव पश्चिम संजय वर्मा को यूक्रेन की जमीनी हालात की जानकारी देने के बाद संवाददाताओं से संक्षिप्त बातचीत में झपारोवा ने कहा, उन्होंने भारतीय पक्ष को बताया कि उनका देश रूस के अकारण हमले का सामना करने के लिए किस तरह संघर्ष कर रहा है। इसमें मोदी का स्वागत करने के इच्छुक इसमें यूक्रेन रूस संघर्ष को सुलझाने में भारत की भूमिका के सवाल पर झपारोवा ने कहा, G20 के अध्यक्ष देश के रूप में, यानी भारत जो G20 का वर्तमान में अध्यक्ष है के रूप में वैश्विक दक्षिण के नेता के रूप में हम वैश्विक मुद्दों, चुनौतियों, आर्थिक चुनौतियों, ऊर्जा चुनौतियों और परमाणु चुनौतियों के समाधान में भारत की बड़ी भूमिका चाहते हैं। झपारोवा ने कहा, पीएम मोदी को यूक्रेन आने का न्योता पहले ही दिया गया है। राष्ट्रपति जेलेंस्की भी पीएम मोदी का स्वागत करने को लेकर उत्सुक हैं। अगली महत्वपूर्ण खबर देखें तो इसमें 6 वर्ष से बंद पड़ी हॉकी इंडिया लीग अगले वर्ष फिर से शुरू होगी। 6 वर्षों से बंद पड़ी हॉकी इंडिया लीग अगले वर्ष की शुरुआत होने की उम्मीद है। हॉकी इंडिया ने लीग के लिए व्यावसायिक और विपणन साझेदारी की घोषणा कर दी। आर्थिक कारणों के कारण लीग 2017 में बंद हो गई थी, लेकिन अब हॉकी इंडिया लीग को शुरू करने के लिए नए साझेदारों को जोड़ने में जुटी है। सूत्रों का कहना है कि हम जल्द से जल्द लीग शुरू करना चाहते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ यानी FIH के अगले वर्ष फरवरी तक लीग के लिए खाली समय नहीं है। तब तक हमारे पास लीग शुरू करने के लिए काफी समय है। नेक्स्ट है, केरल विश्वविद्यालय ने पीटी उषा को प्रदान की मानद डायरेक्टर उपाधि। ओलंपियन और एशियाई उड़नपरी भारतीय स्टार एथलीट पीटी उषा को केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने खेल में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें
यानी डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की है। साबरमती सभागार में समारोह में उप कुलपति प्रोफेसर एच वेंकटेश्वरलू ने उन्हें सम्मानित किया। वह केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय की ओर से मानद डॉक्टरेट हासिल करने वाली पहली हस्ती हैं। इस दौरान भारतीय ओलंपिक संघ की प्रमुख पीटी उषा ने, यानी इस दौरान जो है यह भारतीय ओलंपिक संघ की प्रमुख हैं, पीटी उषा ने 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में सेकंड के समय से पदक चूकने की घटना को याद किया। आगे महत्वपूर्ण खबर देखें तो इसमें है दलीप ट्रॉफी की शुरुआत 28 जून से और रणजी ट्रॉफी अगले साल 5 जनवरी से। भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई ने जारी किया 2023-24 के घरेलू सत्र का कार्यक्रम। इसको देखते हैं विस्तार से। तो इसमें है भारतीय क्रिकेट का 2023-24 का घरेलू सत्र 28 जून से दलीप ट्रॉफी के साथ शुरू होगा, जबकि रणजी ट्रॉफी का आयोजन अगले साल 5 जनवरी से होगा। इस दौरान दलीप ट्रॉफी 6 क्षेत्रीय टीमों के बीच खेली जाएगी। इसके बाद देवधर ट्रॉफी लिस्ट ए टूर्नामेंट 24 जुलाई से 3 अगस्त तक, ईरानी कप 1 से 5 अक्टूबर, पुरुषों की टी20 अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 16 अक्टूबर से 6 नवंबर और विजय हजारे एक दिवसीय ट्रॉफी 23 नवंबर से 15 दिसंबर तक आयोजन होगा। पुरुषों के सीनियर वर्ग में रणजी ट्रॉफी सत्र का आखिरी टूर्नामेंट होगा। इसके एलीट ग्रुप के लीग चरण में 5 जनवरी से 19 जनवरी के बीच खेले जाएंगे, जबकि नॉकआउट चरण का आयोजन 23 फरवरी से 14 मार्च तक होगा। टूर्नामेंट 7 दिन का चलेगा। प्लेट ग्रुप के लीग मैच 5 जनवरी से 5 फरवरी के बीच, जबकि नॉकआउट चरण 9 से 22 फरवरी तक खेला जाएगा। एलीट वर्ग में 4 ग्रुप में 8 टीमें होंगी, जिसमें से हर ग्रुप की 2 टीमें क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगे। तो इसमें इंपॉर्टेंट देखते हैं 17 दिन का होगा 2023-24 का रणजी ट्रॉफी सत्र का आयोजन, और इसमें महिला सत्र की शुरुआत टी20 चैंपियनशिप के साथ होगी। सीनियर महिला सत्र की शुरुआत टी20 चैंपियनशिप होगी, जो 19 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच खेली जाएगी। अंतर क्षेत्रीय टी20 ट्रॉफी 24 नवंबर से 4 दिसंबर तक होगी। इसमें सारे चीज दिए हैं, तो इसमें इंपॉर्टेंट चीजों को हम देखें तो 2022 के लिए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण टूर्नामेंट को। 2022 सत्र में जो है, यानी 2022 सत्र में जो है रणजी ट्रॉफी का विजेता 2022-23 सत्र का जारी किया गया है। तो हम देखते हैं 22-23 सत्र में 2022-23 सत्र में जो रणजी ट्रॉफी का विजेता रहा है वह सौराष्ट्र, यानी सौराष्ट्र ने बंगाल को 9 विकेट से हराया। रणजी ट्रॉफी 2022-23 का विजेता है सौराष्ट्र, जिसने बंगाल को 9 विकेट से हराया। जबकि ईरानी कप जो 2022-23 सत्र के लिए है, उसको शेष भारत ने तीसरी बार जीता, मध्य प्रदेश को 238 रन से हराकर किया था। शेष भारत ने ईरानी कप 2022-23 सत्र का जीता मध्य प्रदेश को हराकर, और यह शेष भारत का 30वां खिताब था। जबकि दलीप ट्रॉफी को देखें 2022-23 सत्र के लिए, 2022-23 सत्र के जो दलीप ट्रॉफी है उसको पश्चिमी क्षेत्र ने 19वीं बार जीता, दक्षिणी क्षेत्र को हरा करके। अगली महत्वपूर्ण खबर, इसमें 2 सप्ताह में 6% बढ़ गई चीनी की कीमत। इसमें गन्ना किसानों को समय पर भुगतान में मिलेगी मदद। इसमें देखते हैं 1.05 करोड़ टन चीनी का उत्पादन कर सकता है महाराष्ट्र विपणन वर्ष 2022-23 में। इन वजहों से बढ़ेगी मांग। इसको देखते हैं विस्तार से। गन्ने का उत्पादन कम होने से पिछले 2 हफ्ते में चीनी के दाम 6% तक बढ़ गए हैं। थोक ग्राहकों की लगातार मांग से आगे की कीमतों और तेजी का अनुमान है। इसमें गन्ना किसानों को समय पर भुगतान करने में मदद मिलेगी। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी की कीमतों में तेजी से इस क्षेत्र की कंपनियां लाभ सुधर सकता है। इसमें धामपुर, रेणुका शुगर, बलरामपुर चीनी, डालमिया भारत और द्वारकेश जैसी कंपनियां हैं। इससे एक कंपनियां समय पर किसानों का बकाया भुगतान कर सकेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र के चीनी उत्पादन अनुमान में कटौती की गई है। 30 सितंबर को समाप्त होने वाले विपणन वर्ष 2022-23 में यह राज्य 1.05 करोड़ टन चीनी उत्पादन कर सकता है। पहले अनुमान 1.37 करोड़ टन का था। इन वजहों से बढ़ेगी मांग। गर्मी के मौसम में कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम की मांग बढ़ जाती है। इससे चीनी की ज्यादा खपत होती है। अधिक खपत के कारण अगले महीने में चीनी की मांग बढ़ेगी, तो इसकी कीमतों में भी तेजी आएगी। इसके अलावा शादियों के सीजन के दौरान भी चीनी खपत आमतौर पर ज्यादा होती है। इसको विस्तार देखते हैं। तो विपणन वर्ष 2021-22 में देखें तो महाराष्ट्र में 138 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था, जबकि उत्तर प्रदेश में 105 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था। 2021-22 के सत्र में भारत में सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र शीर्ष था। जबकि हम जानते हैं कि शुगर केन या गन्ना के प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश जो है पूरे भारत में पहले स्थान पर है, और उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। तो वर्तमान दृष्टिकोण से देखें तो चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश जो है दूसरे स्थान पर है और गन्ना के उत्पादन में पहले स्थान पर है। यानी भारत के प्रमुख दर्रे में देखें तो जम्मू कश्मीर में जो दर्रे प्रमुख रूप से हैं उसमें काराकोरम दर्रा है, यानी जम्मू कश्मीर में जो दर्रे हैं उसमें काराकोरम दर्रा है। दूसरा जोजिला दर्रा है, जो कि यहाँ पर प्रासंगिक जोजिला सुरंग की बात की जा रही है, तो जोजिला दर्रा है, ये भी जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद पीर पंजाल दर्रा है, ये भी जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद बनिहाल दर्रा है, ये भी जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद जो है बुर्जिल दर्रा है, ये भी जम्मू कश्मीर में ही है। इसमें जो महत्वपूर्ण है बनिहाल दर्रा, इसमें जो है वह जम्मू को श्रीनगर से जवाहर सुरंग, यानी जो बनिहाल दर्रा है यह जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। इसमें जवाहर सुरंग है। और जो आपका बुर्जिल दर्रा है यह श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। जबकि जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा यानी 5624 मीटर का है। यहां से चीन को जाने वाली एक सड़क बनाई गई है। जबकि सिपकला दर्रा को देखें, सिपकला दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में है, यह शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, यानी शिमला से तिब्बत को जोड़ता है सिपकला दर्रा। यानी इसमें देखें तो 75% तक बन चुकी है जेट मोड़, तो 38% तक पूरा हुआ जोजिला सुरंग का काम। इसको और इसमें देखें तो फायदा क्या होगा, समय और ईंधन दोनों की बचत के साथ साथ हर मौसम में कनेक्टिविटी या जुड़ा होगा। 25,000 करोड़ की लागत से बन रही है 19 सुरंगें, यानी इसको थोड़ा देखें इसमें विस्तार से। तो जम्मू कश्मीर में 25,000 करोड़ की लागत से 19 सुरंगों का निर्माण किया जा रहा है। इसके तहत 2,680 करोड़ की लागत से 6.5 किलोमीटर लंबी जेड मोड़ सुरंग व पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य प्रगति पर है। जेड मोड़ सुरंग गंदरबल जिले में गगननीर व सोनमर्ग के बीच स्थित पर्वतीय ग्लेशियर
थजीवास ग्लेशियर के नीचे बनाई जा रही है। इसका 75% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। दिसंबर 2023 तक इसे खोल दिया जाएगा। इसमें देखते हैं जोजिला में 13.14 नोटिस पॉइंट है, 13.14 किलोमीटर लंबी सुरंग है। सुरंग की लंबाई 13.14 किलोमीटर लंबी और 810 मीटर की 4 पुलियां बनाई जा रही है। यह कश्मीर में गंदरबल तथा लद्दाख के कारगिल जिले में ट्रांस शहर के बीच जोजिला दर्रे के नीचे से गुजरेगी। अगली महत्वपूर्ण खबर देखें और अंतिम करंट अफेयर से है, तिलहन उत्पादन से संबंधित है। तो इसमें है तिलहन उत्पादन। ये 4 राज्य देश भर में 75% से अधिक तिलहन का उत्पादन करते हैं, जिनमें राजस्थान सबसे ऊपर है। यानी तिलहन उत्पादन में भारत में सबसे ज्यादा जो तिलहन का उत्पादन होता है वो राजस्थान होता है 22.00% के साथ। यानी भारत में तिलहन उत्पादन में अग्रणी राज्य या शीर्ष राज्य राजस्थान है, दूसरा स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे पर मध्य प्रदेश, चौथे स्थान पर गुजरात है। और ये जो चारों राज्य हैं, यानी भारत के जो चारों राज्य हैं, यह देश के यानी भारत में कुल उत्पादित तिलहन का 75% से अधिक तिलहन का उत्पादन करते हैं। यानी 3/4 से ज्यादा तिलहन का उत्पादन जो है ये 3 राज्य करते हैं, जिसमें पहले स्थान पर राजस्थान है। और देखें तो इसमें वर्ष 2021-22 ये लेटेस्ट डाटा है, ये 22-23 का लेटेस्ट डाटा है। जबकि देखें वर्ष 2021-22 के डाटा के हिसाब से 21-22 के डाटा के दौरान कुल तिलहन उत्पादन जो था 37.15 मिलियन टन अनुमानित है था। वर्ष 2021-22 के दौरान तिलहनों का उत्पादन